लास्ट क्लास हम लोगों की जो हुई थी उसके अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है, हमने डिटेल के अंदर बात की थी कि किस तरह ट्रेजेक्टरीज फॉर्म होती हैं। सही है, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट किस तरह से वेरी कर रहा होता है। सही, ये तमाम बातें हमारे पास यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में आई थी। कुछ अजम्पशंस की थी हमने प्रोजेक्टाइल की कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंटरकन्वर्ट होती है और कुछ एनर्जी के लॉसेस वगैरह हमारे पास नहीं आ रहे हो, हमारे एक अजम्पशन से। तो यहाँ पे फिर हमने उसके ऊपर देखा कि अगर ग्रेविटी ना होती तो कैसी मूवमेंट होती, ग्रेविटी की वजह से विदाउट एयर रेजिस्टेंस कैसी है, और ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस दोनों हो जाए तो ग्राफ कैसा, यानी मूवमेंट आपकी कैसी बढ़ेगी। वेलोसिटी की मूवमेंट देखिए, हमने कहा भाई एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता, वाई कंपोनेंट ऊपर जाते हुए डिक्रीज, नीचे आते हुए इंक्रीज होता है, क्योंकि ग्रेविटी इज वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो वो कंटिन्यूअसली उसको स्लो डाउन और स्पीड अप करने का काम करती है। अच्छा, इक्वेशंस हमने डिफाइन कर दी थी कि व्हेन यू आर वर्किंग विद द एक्स एक्सिस, the only equation that you are allowed to use is speed equal displacement upon time. Reason, there ain't no acceleration in the x-axis. Okay? If you're working on the y-axis, then the equation that's valid are all the equations of motion. Because y-axis mein you have gravitation, which is acting as a source of acceleration for your body. So we'll do some graphs over here. So yeah, and then we'll move towards some possible questions so that we can wind up the kinematics and this projectile motion. आज हम कोशिश करेंगे इसके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी कर लें और थर्सडे वाले दिन की क्लास में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसके 3 क्वेश्चंस वाइंड अप करने। We're going to make some displacement time graphs and velocity time graphs both. ठीक है, तो ड्रॉ कर देता हूँ। So this is our velocity time graph. And this is the displacement time graph. अब एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखें, एक मिनट रखिएगा, मैं जरा लैपटॉप चार्ज कर दूं। All right. तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन होता है, और हमारे पास जो केस है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो ग्रेविटी के बराबर। तो इफ आई लुक ओवर हियर and I'm throwing something vertically upwards, no? So the type of graph that I expect to be formed is like this. As the object moves up, see, velocity decreases. As the object falls down, velocity increases. वालेकुम अस्सलाम बिलाल। सही कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ बन के हमारे पास सामने आया है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट असल में मैक्सिमम हाइट को शो कर रहा है। सही, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना, ये मैं अभी बना रहा हूँ वाई एक्सिस के लिए पहले, ताकि वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ये वाई एक्सिस की मोशन के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ये वाई एक्सिस में मूवमेंट अगर हो तो उसका ग्राफ किस तरह से बन के सामने आएगा। अच्छा, ये सिनेरियो जो है मैं इसी पे आ रहा था अभी
हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं ना, मैं एक कंबाइन पूरे मतलब केस का बना के दिखा रहा हूँ, ये जो केस यहाँ पे हो सकता है हर उस पॉसिबल केस का। कि देखिए अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली इस तरह से ऊपर फेंकूं, ये ग्राउंड है, मैंने इस तरह से उसको ऊपर फेंका, इट वेंट ऑल द वे अप एंड फिल वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड, तरह से नीचे आगे गिर गया। तो अब यहाँ पे लाजमी सी बात है, क्योंकि आपने उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका था, तो इट वुड हैव सर्टेन वेलोसिटी ऑफ वी वाई इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। उसका यकीनन कुछ ना कुछ वी वाई होगा जो पॉजिटिव वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। सही, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, एट दैट पॉइंट वी वाई इज गोइंग टू बी जीरो। उस पॉइंट पे आपका जो वी वाई है वो जीरो हो चुका होगा। और जब वो नीचे आ रहा होगा तो लाजमी सी बात है, मैंने उसको जो ड्रॉप दिखाया है वो स्टार्टिंग से ज्यादा नीचे दिखाया, तो जब फेंका गया था उससे ज्यादा नीचे जो है वो आके गिरा। So definitely the velocity in the y-axis is going to be more than the velocity in the upward direction. जो शुरू में थी उससे ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो ड्रॉप होगा। अगर वो सेम हाइट पे ड्रॉप होते, अगर ये सेम हाइट पे ड्रॉप होता तो ग्राफ यहीं रुक जाता। तो बताता हूँ कहाँ। ग्राफ यहीं एंड हो जाता, क्योंकि हाइट ऑफ राइज एंड हाइट ऑफ फॉल आर इक्वल, जो कि एरिया से नजर आ रहे हैं। हाइट ऑफ राइज एंड हाइट ऑफ फॉल आर इक्वल। सही, तो एक पोजीशन ये हो सकती थी, मैं पोजीशन 2 बोल देता हूँ। अगर वो अपने लॉन्चिंग पॉइंट से भी ऊपर कहीं आके रुक जाता, तो वो यहाँ आके रुकता ग्राफ। सही, पोजीशन 1 के ऊपर। इफ इट हैड स्टॉप्ड समवेयर ओवर हियर। सही, अगर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर कहीं रुकता, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रुका है तो ग्राफ पोजीशन 2 पे खत्म हो जाता। सही, एरिया से मैं पहचान रहा हूँ। और अभी जो मैंने ग्राफ दिखाया है वो ये है कि भाई इट फेल डाउन ऑल द वे टू द ग्राउंड, इवन बिलो इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो यहाँ आके गिरा। ये इसकी पोजीशन 3 है। तो ये 3 सिचुएशंस हैं जहां पे आपका ग्राफ वाई एक्सिस का एंड हो सकता है, डिपेंडिंग के आप किस पोजीशन की बात करें। अगर वो मैक्सिमम हाइट पे रुक जाता तो फिर तो लाजमी सी बात है यहीं पे ग्राफ खत्म हो जाता कि भाई मैक्सिमम हाइट पे आगे ऑब्जेक्ट रुक गया। लेकिन ऐसा जैसी बात है कि उस वक्त हो सकता है कि कोई बॉल वहां पे कैच कर ले या कुछ हो जाए। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा वाई एक्सिस? अगर आप गौर करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको वेलोसिटी बताता था। तो जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस में, पहले वो बढ़ी, फिर वो ऊपर गया। सही, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम होती गई, इवन कि जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी वो उसे भी क्रॉस करके नीचे चला गया। तो अगर मैं इस पॉइंट को, ये इसकी जो लॉन्चिंग पॉइंट है, इसको मीन कंसीडर करता हूँ, अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हुआ है, मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं, द डिस्प्लेसमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 0, it increased to a certain maximum value। लेकिन ग्राफ को ड्रॉ कैसे करूंगा मैं? So in order to draw the graph, I'm going to look at what's happening to velocity in the y-axis. So I figured out that the velocity is decreasing. So if the velocity is decreasing, then the gradient of my graph must also decrease. See? अगर velocity decrease हो रही है तो gradient को भी decrease होना चाहिए। सही, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा भाई? ग्राफ starts from here, ये आ गया gradient, यहाँ पे आके gradient हुआ 0। This is the maximum height. Started to fall down. However, gradient negative because the direction of velocity has changed. It's now moving downwards.
दिस इज द टाइप ऑफ ग्राफ दैट आई एक्सपेक्ट टू बी फॉर्म। और इसमें भी इसी तरह मैं पोजीशन शो करूंगा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो यहाँ शो हो रही है, एच मैक्स, ठीक है। और अगर हम पोजीशन 1, 2 और 3 को मार्क करें यहाँ पे, तो पोजीशन 1 में मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रुक जाएगा, ग्राफ यहाँ एंड हो जाता। अगर प्रोजेक्टाइल पोजीशन 2 तक आया होता, मतलब जहां से लॉन्च हुआ वहीं आके गिरा होता, तो ग्राफ इधर एंड होता, मीन पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। और अगर वो उससे भी ज्यादा नीचे जाके गिरता कहीं, तो वो थर्ड पोजीशन पे आ जाता, इट्स इवन बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट। सही, इट इज इवन बिलो द स्टार्टिंग। तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। आप ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ असल में बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की शेप की तरह है। जैसे प्रोजेक्टाइल की शेप है वैसा ही आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना। तो ये एक चीज जो है, ये मैंने वाई एक्सिस के लिहाज से बता दी। इस वाई एक्सिस में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। Yes, velocity is increasing because the graph is continuously getting vertical and vertical. क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे गिर रहा होगा, the velocity is going to increase due to acceleration. Exactly. If it's gonna stop, it's gonna be a flat line. लेकिन जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा ना, तो वो आपको क्वेश्चन पूछेगा जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इस तरह की स्टेटमेंट कि जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, टकराने से बिल्कुल पहले की बात बताए। चलो, let's move forward. Now let's understand about the x-axis. If I ask you to draw similar graphs for the x-axis, how would they actually look like? The graphs for the x-axis are pretty much simple. The reason being that you don't have that much of variation. ना x-axis बहुत simple सा होता है. So if I'm gonna make this for the x-axis, for the similar situation, displacement in x-axis. But there's one thing that I'm going to observe. We studied that the displacement or the velocity in the x-axis is constant. तो vary नहीं करती x-axis में velocity. So the result will be, I'm going to have a straight line. मेरे पास एक straight line बन के आएगी of constant velocity. भले ऑब्जेक्ट ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी कोई भी पोजीशन हो, x की तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होनी है ना, इस चीज पे तो बात करने का फायदा ही नहीं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें y एक्सिस x एक्सिस में, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव है, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, x एक्सिस में वेलोसिटी will just keep on increasing with time. भले वो कहीं पे भी हो, किसी भी तरह का शेप हो, 1, 2, 3, डिस्प्लेसमेंट तो एक्सिस में बढ़ना ही है ना, वापस तो आने वाला नहीं है। इस वजह से आपके पास the graph is going to look like this. Any issue over here?
एक्स एक्सिस वाला बिलाल या वाई एक्सिस वाला? देखो शहीद, the reason why I have drawn a horizontal line is because in the x-axis the velocity doesn't change. Reason, there is no force acting on the x-axis. हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस भी तो अज्यूम की थी कि जीरो है. Projectile motion बात करते हुए we said that there is nothing in the x-axis, there is no air resistance, there is no acceleration, there is no force on the x-axis. तो अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंका था और उसको एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों में वेलोसिटी दी थी, तो y का चेंज तो सब्जेक्टेड है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, तो समझ में आता है. Velocity is y going to change because of the gravitational acceleration which is in the vertical direction. लेकिन we don't have anything on the x axis ना, so there is no point of velocity in the x axis to change. अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो फिर चेंज आता, लेकिन अभी कोई भी चेंज हमारे पास नहीं आ रहा होगा. इसीलिए बिलाल हमारा जो ग्राफ भी बनाना वो भी बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ही बना, एक्स एक्सिस बोला सॉरी, हॉरिजॉन्टल ग्राफ बना विदाउट एनी वेरिएशन. अब जरा पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम. रुकिएगा, मैं स्क्रीन वगैरह शेयर कर दूं.
अब जरा इसके प्रोजेक्टर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं आसान सा, उसके बाद फिर ये आएगा टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे। प्रोजेक्टर so starting from question number 7 over here, says that a stone is thrown upwards and follows a curved path. The resistance is negligible. Why does the path have this shape? सही, ये जो ट्रेजेक्टरी बनी है वो बोलने इस तरह का शेप है क्या? सबसे पहले उन्होंने बोला है the stone has a horizontal velocity, has a constant horizontal velocity and a constant vertical acceleration. Technically speaking, they are saying right. Horizontal velocity constant होती है और vertical acceleration constant होती है। vertical speed नहीं बोल रहे, उन्होंने लिखा है vertical acceleration, constant vertical acceleration। gravity की बात कर, तो हाँ हम ये तो assume करते हैं कि vertical direction में acceleration constant है, gravity के बराबर है। horizontal direction के अंदर आपके पास speed constant है जो कि v की वैल्यू के बराबर है। उसके बाद आपको बोलते हैं बाकी जो ऑप्शन है उसमें लाजिम बात है कुछ ना कुछ मसला होगा। पहला जवाब तो मैं वैसे ही दुरुस्त लिख चुका है। स्टोन हैज अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ये बात तो दुरुस्त गलत है बिल्कुल कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ही नहीं होती। स्टोन हैज अ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन नहीं होती, ये डाउनवर्ड होती है। सी भी गलत हो गया। स्टोन हैज अ कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी, ये बात भी गलत है। वर्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से अपवर्ड वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, रिड्यूस होती है और उसके बाद इंक्रीज होती है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे हमने तीन ऑप्शन हमें पता चल गया कि वे गलत थे, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट साबित। यहाँ पे सवाल में कोई मसला किसी को? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। किस चीज को एक्सप्लेन करना है शहर, ये बताओ। अच्छा, शहीद क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमसे बोला गया था कि भाई स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड इट फॉलोज, आई सी इसलिए नहीं है, एंड इट फॉलोज अ कर्व पाथ, एक ट्रैजेक्टरी बनी है कर्व ट्रैजेक्टरी, ए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। वो बोल रहे हैं कि स्टोन, आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ बोल रहे हैं कि व्हाई डज द पाथ हैव दिस शेप, सही, और चार स्टेटमेंट नीचे दी गई है, पाथ ऐसा है क्यों, इसको डिफाइन करना है। अब यहाँ पे बोला गया है द स्टोन हैज अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड अ कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब ये है कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, और कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इशारा दिया जा रहा है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, करेक्ट है, उसमें कोई मसला नहीं। फिर हमने चेक किया कि बाकी तीन में क्या गड़बड़ हो सकती है। तो सेकंड जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने बोला द स्टोन हैज अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। सबसे पहले यही बड़ी गलती हो गई कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नहीं होती, कांस्टेंट तो दूर की बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डजंट हैव एनी एक्सेलरेशन। फिर द स्टोन हैज अ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन, ऐसा भी नहीं होता, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है एक्सेलरेशन, ग्रेविटी इट्स ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एंड देन द स्टोन हैज अ कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी, ये बात भी गलत है, अपवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वो पहले डिक्रीज होती है मैक्सिमम हाइट तक और उसके बाद नीचे आते हुए वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है शहीद, you're welcome. Moving forward, a similar question, definitely not difficult, but you guys can solve. इसको पढ़ो and if it's possible, you guys can give me an answer for that. ठीक है शहीद, got your answer. What about the rest? Bilal, Soha?
ठीक है बिलाल. Soha, what about you? Soha नहीं है स्टार्ट क्लास में. चलो अब देखिए सिचुएशन यहाँ पे ये है बिलाल साहब, ये कि इसका आंसर होगा सी. उसका रीजन ये है कि आपके पास जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो तो कांस्टेंट होती है, सही. लेकिन जो वर्टिकल में उन्होंने सी में लिखा है वो सही है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट होती है और डाउनवर्ड्स होती है, तो वो जी के बराबर होती है. डी में जो ऑप्शन लिखा गया वो गलत इसलिए कि एक्सेलरेशन डिक्रीजेस अपवर्ड्स एंड इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स. ये तो एक तरह से समझ लो कि आपका वो है वेलोसिटी के बारे में कहा जाता तो ठीक होता. अगर इसकी जगह वेलोसिटी होती तो मान सकते थे हम कि भाई वेलोसिटी ऊपर जाते हुए डिक्रीज हो रही है, नीचे आते हुए इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं होती ना, वो तो फिक्स रहती है. इसलिए इसका आंसर सी था. बेटा बताया तो है अभी कि वर्टिकली डाउनवर्ड होती है ना एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के बराबर, इसीलिए तो वो कांस्टेंट है. अच्छा भाई, और सवाल आते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन का. हाँ, this question. The question says that a boy throws a ball vertically upwards. It rises to a maximum height. अच्छा बल्कि नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं है, ये तो जनरल है. थर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन था. हाँ, 9 में कहा जाता है in the absence of air resistance, a stone is thrown from point P and follows a parabolic path in which the highest point reached is capital T. Stone reaches point Q just before landing. अच्छा भाई, ये लैंड होने से पहले थोड़ा सा ऊपर का पॉइंट है, क्यों ना लैंडिंग पॉइंट नहीं. बोलते the vertical component of acceleration of the stone, vertical component of acceleration of the stone. Bear in mind they're talking about acceleration over here. So they're not talking about velocity. So vertical component of acceleration of the stone is what? क्या लगता है आपको? Acceleration तो vertical में constant होती है. So it is the same at Q as at T. हर जगह सेम है वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन, तो क्योंकि एक्सेलरेशन तो होती है वर्टिकल में, ना वो इंक्रीज होती है ना वो डिक्रीज होती है. The answer is supposed to be D. आगे बढ़ते हैं हम जरा. इसी तरह एक और कोई सवाल प्रोजेक्टाइल का देखते हैं. क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 ये कह रहा है द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट पॉइंट O. It follows a path OPQRS. Air resistance may be neglected. Which statement is true for projectile when it is at the highest point of its path? So one thing that you guys might recall, at the highest point, vertical velocity is 0. Horizontal velocity is the same as that it was before. So yeah. And what else? Kinetic energy is not 0. Potential energy is maximum. ये कुछ बातें हमें पता है इसके बारे में. Is that which statement is true for the projectile motion at the highest point? Horizontal component of projectile's acceleration is 0. Yes, this is a valid answer. ये बिल्कुल इसमें कोई स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं है कि भाई प्रोजेक्टाइल्स की एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 0 होगा. और बिल्कुल हाँ, तो हर जगह 0 होता है, टॉप पे भी होगा 0, बॉटम पे भी होगा 0. तो ये हमें इस वक्त जो फिलहाल ए है वो करेक्ट मालूम हो रहा है.
बी में बोलते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स वेलोसिटी जीरो, ये गलत है। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होता, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, ये भी गलत। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो, ये बात भी गलत। इसलिए गलत क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो पूरी पूरी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना, आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो थोड़ी हुई है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो बढ़ते हैं भाई जरा हम, ब्रिलियंट दिस क्वेश्चन, ये देख लो अपन। भाई व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्वेश्चन नंबर 10? ठीक है, ठीक है, चलो। क्वेश्चन में कहा गया था अ गोल्फ बॉल इज हिट विद द सेम फोर्स एंड द सेम डायरेक्शन। सही, फोर्स भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम, दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं रखा गया। तो बी तो हम यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे क्योंकि बी में फेंकने की डायरेक्शन डिफरेंट नजर आ रही है। सही, अर्थ के केस में एंगल कुछ और है, मून के केस में थ्रो करने का एंगल कुछ और है। Which diagram represents the shape and the path taken by the golf ball? अब देखो, अर्थ के ऊपर गोल्फ बॉल ज्यादा हाइट पे नहीं जाएगी और ना ज्यादा आगे जाएगी। रीजन हमारे पास ये है कि भाई अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है और एयर रेजिस्टेंस भी है, तो वो थोड़ा सा आगे जाके नीचे गिर जाएगी। लेकिन मून के ऊपर आपके पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है, वो कम होती है, और ग्रेविटी भी बहुत कम होती है, इसलिए वो हाइट भी ज्यादा गेन कर पाएगा और डिस्टेंस भी आगे ज्यादा ट्रेवल कर पाएगा। समझ में आई ये चीज बिलाल? क्लियर हो गया ये मसला? आगे बढ़ते हैं। Yes, one of my favorite questions.
To solve this question, what I'll ask you is to first take a few minutes, like 2 or 3, brainstorm yourself, because it's kind of a different question, see? Something that you might not have observed before. और उसके बाद फिर I'll explain you. अपने जहन में एक आइडिया बनाओ कि what do you guys think should be the answer. It could vary, सही है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मसला नहीं, because it's a tough one. I hope you guys have read this question, so you have some brainstorming inside. अब हम इसको explain करते हैं. देखिए सिचुएशन ये है कि a dotted line shows the path of a competitor in a ski jumping competition. सही है, और वो ये कह रहे हैं कि ignoring air resistance which graph best represents the variation of his speed v. Total speed की बात हो रही है, ठीक? Of his speed v with the horizontal distance x covered from start of his jump before landing at Q. There is one thing that you need to keep in mind. The horizontal speed v, or sorry, horizontal speed बोल रहा हूँ, this overall speed v, जो total speed है उसकी, ये overall speed है, सही? This speed is going to reduce as he rises and increase as he falls. ऊपर जाते हुए स्पीड कम होगी, नीचे आते हुए स्पीड बढ़ेगी ओवरऑल ना. तो एक को तो आपने सबसे पहले ही रिजेक्ट कर देना, क्योंकि एन उल्टा नजर आ रहा है कि भाई ऊपर जाते हुए स्पीड बढ़ रही है, नीचे आते हुए स्पीड कम हो रही है. अब बात करते हैं कि भाई मैक्सिमम हाइट पे क्या ये स्टॉप पोजीशन पे ये स्पीड 0 हो जाएगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है, स्पीड 0 नहीं होगी, सही. रीजन बीइंग दैट कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट चलो खत्म हो गया, हॉरिजॉन्टल तो बाकी है ना अभी भी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टिल एग्जिस्ट्स, तो सी भी गायब हुआ. अब बचा है या तो डी या फिर डी. लीनियर फंक्शन ये है नहीं कि भाई कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसका आपके पास लाजिमी बात है कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं, वेलोसिटी में भी साइन और कॉस लग रहा होता है, तो लीनियर फंक्शन वाला मामला भी नहीं है. जहां से एक वाहिद ऑप्शन बचा था वो था डी. इस वजह से आपके पास जो इसका आंसर होगा वो डी होगा. आई एम ग्लैड कि आप में से दोनों ने, एक ने सी बोला था एक ने डी बोला था, सही. लेकिन ये है कि सोचा आपने उसको फिल्टर करने में, अच्छा, इस चीज के लिए मुझे वाकई में खुशी है. You're able to filter it out. अब एक और सवाल निकाल लेते हैं कोई अच्छा सा. Oh yes, this is a beautiful question.
ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा क्लियर करेगा। मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, ये अच्छा वो सवाल में ही आ गया। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, टेक अ मिनट और 2 एंड लेट्स सी व्हाट यू गाइस थिंक, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। देयर इज अ वेरी हाई चांस, आई बिलीव 60% चांस है कि you might make a mistake, but there is a 40% chance when you might give me the right answer. अच्छा भाई, तो सही है, मेरे पास 3 आंसर हैं, बी सी डी। अब मजे की बात बताऊं क्या है, इनमें तो एक ठीक है। देखो अभी सिचुएशन समझो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जवाब की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल फॉर्म होगा, सही है, एक्स ऐसे आके गिरेगा, वाई ऐसे आके गिरेगा। ऑब्वियसली बात है, वाई की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा है तो वो दूर जाके गिरेगा, और एक्स की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम है तो वो करीब गिर जाएगा। अब हमें तो मालूम करना है कि भाई व्हाट वुड बी ऑब्जर्व, सही है, ये बॉल दोनों को लॉन्च किया गया, हमें क्या नजर आएगा। हम असल में जानना चाह रहे हैं कि गिरेंगे कैसे, क्योंकि जवाब सारे इसी पे बेस्ड हैं कि भाई ग्राउंड पे कैसे रीच करें। तो टू गेट द आंसर फॉर दैट, ग्राउंड पे पहुंचने के लिए उन्हें ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करना है। they need to travel this vertical distance, right? Let's make the data for both the conditions now. अगर x के लिए देखें तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0, y के लिए देखें तो भी y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि दोनों को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया और सेम टाइम पे फायर किया गया था, तो ये भी नहीं है कि एक पहले निकल गया एक बाद। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटी ने एक्सेलरेट करवाया वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन में भी दोनों के कोई फर्क नहीं। डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है, कैपिटल एच बोल देता हूं मैं यहाँ पे इसको, दोनों सेम हाइट से नीचे गिरे। हमें चाहिए टाइम। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूं एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दोनों के लिए, तो जब डाटा सेम तो टाइम सेम नहीं आना चाहिए। both x and y will reach the ground simultaneously, एक साथ टकराएंगे, क्योंकि उनका नीचे गिरना वर्टिकल डायरेक्शन में होने वाली मोशन से रिलेटेड, उनका जो ड्रॉप है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होने वाली मोशन से रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल से नीचे गिरने का कोई ताल्लुक नहीं है। हॉरिजॉन्टल में तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना। The way they're going to fall vertically downwards is based on all the things that's happening in the vertical direction. शेर आपने स्टार्ट का मेरा ख्याल से लेसन स्किप किया था, तो वो वीडियोस वगैरह देख लेना, उसके अंदर ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाली चीजें मिल जाएंगी आपको इंशाल्लाह।
या जो पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ को रीड कर देना। स्टार्ट के अंदर हमने ये वाली इक्वेशंस पढ़ी हैं, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कहलाई जाती हैं, जब आप डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम इन सब चीज़ों को रिलेट करते हैं। तो जो मसला हो, आई विल डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू। तो जनाब यहाँ पे टाइम दोनों तरीकों से सेम आएगा, सो दे कैन रीच द ग्राउंड बोथ साइमल्टेनियसली बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज द सेम फॉर बोथ। तो एक्सेलरेट करने वाली ग्रेविटी दोनों केसेस में सेम, नो डिफरेंस। The answer is B. Well done, Bilal. Up till now अच्छे जवाब आ रहे हैं। शहीर आपकी तरफ से माशाल्लाह से really good answers over here and Bilal you as well. सुहा ने अभी पहला जवाब दिया है। सुहा बीच में गायब हो गई थी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है अगर किसी को, तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। आई विल रिप्लाई एट द मोमेंट। ये तो हो गया आप लोगों का। कुछ ऐसे तरह मिलता जुलता सवाल ये वाला भी है ना, इसको भी ट्राई करते हैं। फुटबॉल इज रिलीज्ड अबव अ प्लेन sloping surface and bounces several times. The diagram shows its path between its bounces at x and at y. Assume that there is no air resistance at all. Okay, bhai. Which graph correctly shows the variation over time t of the horizontal component of its velocity, vh? क्या सवाल दिया है, जल्दी से जवाब दे दो मुझे इसका। Horizontal component of velocity की variation। अब भाई ये इतना आसान सा सवाल है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है अपने यहाँ पे। Yes, exactly, Shahid. सीधा सीधा आंसर है इसमें, because we all know one thing about the horizontal direction, और उसी के हिसाब से यहाँ पे जवाब बन गया। अबे सोहा, बिलाल, what do you guys think? It's not that difficult, come on. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बड़ी सिंपल सी चीज है।
इसका जवाब मैं 2 मिनट में दे देता हूँ शहीद, थोड़ा इन लोगों का जवाब आता हो जाए ना। ठीक है बिलाल, एग्जैक्टली इट्स सी। सोहा, इसका आंसर सी होगा बेटा। सी ऐसे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है? नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन, कोई फोर्स कुछ है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी हर वक्त, भले वो कहीं से भी कहीं जा रहा हूँ। हाँ, वर्टिकल चेंज होगी। वर्टिकल जो है वो डिक्रीज होगी और उसके बाद इंक्रीज होगी। वर्टिकल का होता तो आंसर डी होता, अगर वर्टिकल का पूछा जाता। हॉरिजॉन्टल का पूछा गया है इसलिए सी आंसर। अगर वर्टिकल का पूछा जाता तो डी देते, क्योंकि वो जैसे जैसे ऊपर जाता पीक पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो होती, और फिर जब वो नीचे गिरता तो वेलोसिटी वापस बढ़ती। ग्रेविटी उसको स्लो करता, ग्रेविटी ही उसे इंक्रीज स्पीड कर रहा है। इस वजह से आपके पास अगर वर्टिकल के बारे में पूछा जाता तो डी आंसर, कांस्टेंट ग्रेडियंट वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल पूछा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। अब समझ में आ गया भाई सीओडी वाला मसला, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है कोई? चले, आज के लेसन पे यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन की क्लास में इसके थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे। रिवाइज करके बैठिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।